टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ड्रग यूज इन हाइपोटेंशन। तो सबसे पहले हाइपोटेंशन में देखते हैं आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। तो मेजर मैकेनिज्म ड्रग यूज इन हाइपोटेंशन। दूसरा होता है डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स इन वैसोडाइलेटर। तीसरा होता है ड्रग इफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ड्रग इफेक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी, ड्रग यूज इन पल्मोनरी हाइपोटेंशन। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं हाइपोटेंशन का। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ही हाइपरटेंशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए? तो पहला है कि डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, दूसरा है हार्डनेस इन ब्लड वेसल्स। तो हार्डनेस इन ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है कि जब सोडियम हम ज़्यादा खाते हैं, तो सोडियम ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है वो हार्ड हो जाता है। ये देखो, ये ब्लड वेसल्स का वाल है, ये भी ब्लड वेसल्स का वाल है, दोनों तरफ ब्लड वेसल्स का वाल है। ऊपर से नीचे ब्लड की ओर है, और ब्लड नीचे की ओर आ रहा है तो क्या हो रहा है, सोडियम साइड साइड में जाके जमा हो जा रहा है। अब सोडियम साइड साइड में जमा हो जा रहा है तो क्या कर देगा, ये ब्लड वेसल्स के वाल को स्टिक कर देगा, स्टिफी कर देगा, हार्ड कर देगा। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे फॉल्स ऑफ ब्लड प्रेशर पे धक्का लगेगा, इससे हमारा ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो इसको कम करने के लिए हम दो दवा चलाते हैं, वो डायूरेटिक्स क्लास कर दवाई चलाते हैं। दूसरा होता है वैसोडाइलेटर। आप ब्लड जो होता है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब कंस्ट्रिक्शन होता है तो उसके कारण हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है ना, कंस्ट्रिक्स होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसको क्या करते हैं, ऑप्शन होता है ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करने की, तो इसके लिए हम वैसोडाइलेशन चलाते हैं। तीसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो ब्लॉक कर देंगे उससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। चौथा होता है रास सिस्टम। तो आप पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं डायूरेटिक्स का। तो डायूरेटिक्स भी दो क्लास में डिवाइड होता है, एक लूप डायूरेटिक्स में, एक थायजाइड डायूरेटिक्स में। तो लूप डायूरेटिक्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। वीक डायूरेटिक्स जो होता है वो थायजाइड होता है। अब वीक थायजाइड को ही यूज करेंगे हम हाइपोटेंशन में, स्ट्रॉन्ग को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को हम यूज तब करते हैं जब हार्ट का पेशेंट पूरा ऊपर होता है पूरी तरीके से, जिसमें फोर्सेनामाइड, टॉर्सेनामाइड, बुमेटेनाइड, लूप डायूरेटिक्स इफेक्टिव इन क्रोनिक रीनल फेल्योर। अब क्रोनिक रीनल फेल्योर में लूप डायूरेटिक्स का दवा चलाते हैं, बट हाइपरटेंशन के केस में हम जैसे चलाते हैं, वीक में होता है जो फर्स्ट लाइन ड्रग भी हाइपरटेंशन का, वो थायजाइड। थायजाइड में भी जैसे हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरथायजाइड हो गया। दूसरा हो गया थायजाइड लाइक। तो थायजाइड लाइक में देखिए, तो थायजाइड लाइक में क्या है, मेटालोजोन है, इंडेपेमाइड एंड क्लोरथैलिडोन है। तो ये दवा को हम चलाते हैं। दूसरा होता है लूप डायूरेटिक्स जो होता है वो क्या करते हैं, लूप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स क्या होगा, तो लूप डायूरेटिक्स वो क्लास होता है कि जिसमें सोडियम का लेवल कम हो, जिसमें पोटासियम का लेवल कम हो, जिसमें मैग्नीशियम का लेवल कम हो, जिसमें हाइड्रोजन का लेवल कम हो। तो इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रोमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशिया और हाइपोमेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। दूसरा होता है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरलिपिडर्मिया एंड हाइपरल्यूरिसेमिया। ये तीनों का तीनों हाइपर में आ जाएगा, और ये चारों का चाइपो लो हाइपो में आ जाएगा। लूप जो केस में होता है वो हाइपोग्लाइसेमिया हमेशा करता है, और थायजाइड के केस में हाइपर कैल्सियमिया हमेशा करता है। वैसोडाइलेशन हम जैसे देखते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि वैसोडाइलेशन का दवाई चलाना है, जब बीपी 200 220 से ऊपर चले जाए तो समझ लो ना कि बीपी का दवाई चलाना ही चलाना, ब्लड वेसल्स का चलाना ही 200 220 चला जाए तो। तीसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड चलाते हैं, जैसे इसमें ग्रुप में नाइट्रोप्रोक्साइड, हाइड्रोलाजेन, या फास्ट हाइपरटेंशन इमरजेंसी में, मतलब कि जब हाइपरटेंशन इमरजेंसी हो तो तुरंत चलाते हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद होता है नाइट्रोप्रोक्साइड। नाइट्रोप्रोक्साइड को लाइट में नहीं रखते हैं, लाइट में अगर किसी भी फॉर्म में रखेंगे, अगर किसी भी लाइट में, तो नाइट्रोप्रोक्साइड जो होता है वो क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसको जब कभी भी माइक्रो ड्रिप में सेट भी करते हैं तो अंधेरे में सेट करते हैं, लाइट के एब्सेंस में सेट करते हैं। तो 1 ml में 64 ड्रॉप होता है, और नॉर्मली 1 ml में 14 ड्रॉप होता है, बट इसके लिए 64 ड्रॉप हम बनाते हैं कि धीरे धीरे माइक्रो ड्रिप के फॉर्म में आराम से जाए। उसके बाद हम साइनाइड पॉइजनिंग के केस में भी यूज करते हैं एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, जैसे हाइड्रोक्सीकोबालामिन है तो उसको साइनाइड पॉइजनिंग के केस में भी यूज करते हैं। उसके बाद पोटासियम ओपनर। तो पोटासियम ओपनर ओपन काउजेज वैसोडाइलेशन बट कैल्शियम चैनल ओपन का वैसोकंस्ट्रक्शन। अब पोटासियम ओपनर को हम क्यों चलाते हैं, वैसोडाइलेशन जब करना है तो पोटासियम ओपनर को चलाएंगे, और जब हम एक वैसोकंस्ट्रक्शन करना है तो कैल्शियम चैनल ओपनर को चलाएंगे। पोटासियम ओपनर जिसमें MDH के फॉर्म में याद रखना, मिनोक्सिडिल है, डाइऑक्साइड है, हाइड्रोलाजिन है। ये तीनों के तीनों प्रो ड्रग है, मिनोक्सिडिल, डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोलाजिन, और ये तीनों के तीनों पोटासियम ओपनर है, नॉट चैनल ओपनर, पोटासियम ओपनर। अब जैसे मिनोक्सिडिल सल्फेट जो है
वो प्रोड्रग मैंने बताया कि मिनॉक्सिडिल जो है प्रोड्रग है, तो क्या करता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट में पहले टूटता है, फिर मिनॉक्सिडिल में आता है कन्वर्ट होके। तो मिनॉक्सिडिल जो होता है ग्रोथ हेयर में काम आता है, जिसमें एलोपेशिया में वर्क करता है। एलोपेशिया क्या होता है, हेयर लॉस होता है। तो हेयर लॉस मतलब जो गंजापन होता है उसमें काम करने के लिए मिनॉक्सिडिल देते हैं। बट डू नॉट गिव यंग फीमेल ड्यू टू हिर्सुटिज्म। अब यंग फीमेल को मिनॉक्सिडिल नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? उसका साइड इफेक्ट ये हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या होता है कि फेशियल में हेयर ग्रोथ आ जाएगा, और किसी भी फीमेल को अगर फेशियल में हेयर ग्रोथ आएगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोई भी मर्द नहीं चाहता है कि फेशियल या दाढ़ी वाली औरत हो या मर्द हो या लड़की हो या कोई भी हो उसको एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए उसके साइड इफेक्ट में डाइऑक्साइड जो होता है वो डिक्रीज इन इंसुलिन, तो इंसुलिन को डिक्रीज करता है, तो अवॉइड इन डायबिटिक पेशेंट। तो डाइऑक्साइड जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट को अब्सेंट करना है, अवॉइड करना है, नहीं देना है। और शुगर जब बढ़ता है तो डायबिटिक मेडिसिन नहीं होगा। और इंसुलिन, जिसका इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है उसको दे सकते हैं, उसमें इंसुलिनिया में काम करेगा, क्योंकि इंसुलिन की लेवल को ये कम करता है। और हाइड्रोलाजन, नाइट्रोक्साइड एंड पोटासियम ओपनर, ऑलरेडी बता चुके पहले भी कि सोडियम पोटासियम ओपनर में MDH 3 दवा आती है, जिसमें हाइड्रोलाजन लास्ट में था MDH में। और SHIP सिप एक कोड है, जिसमें सल्फोनामाइड है, हाइड्रोलाजाइन है, आइसोनियाजेड है, प्रोकेनाइड। ये तीनों का तीनों जो दवाई एसिटाइलेशन करता है और SLE सिंड्रोम पे इफेक्ट करता है। चौथा होता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 3 तरह का कैटेगरी चलता है, जिसमें वेरापेमिल है, डिल्टाजिम है, DHP। डाइहाइड्रोप्यूरिन्स, डाइहाइड्रोप्यूरिन्स में जितने भी ग्रुप का दवाई आता है, जैसे एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निपोडिपिन, ये सब जितने डिपिन क्लास का ड्रग है, ये पूरा का पूरा DHP ग्रुप में आता है। ये तीनों सब क्या करता है, वैसोडायलेशन करता है, डिक्रीज इन BP करेगा। इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट होगा, हेडक, सर दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होगा, गम हाइपरट्रॉपी। गम हाइपरट्रॉपी मतलब कि मसूड़ा और दांत का थोड़ा सा बढ़ जाना होता है दांत का। D2 एगोनिस्ट फेलोनोडिपाइम, तब D2 एगोनिस्ट जो होता है फेलोनोडिपाइम होता है, जिसमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी यूज करते हैं। उसके बाद सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा देखो ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन के अंदर क्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे ACH ब्लॉक कर देगा, और तो यहाँ पे टायरोसिन है, डोपामिन है, एड्रेनिन। तो टायरोसिन क्या करेगा, डोपामिन में कन्वर्ट करेगा, डोपामिन एड्रेनिन, एड्रेनिन में कन्वर्ट करेगा। या तो पहला रास्ता ये है कि इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए, दूसरा रास्ता ये है कि इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए। तो अब पहले यहाँ में अगर ब्लॉक नहीं हुआ तो दूसरा यहाँ ब्लॉक करेगा एडेनिन, नॉन एडेनिन पे। तीसरा लास्ट ऑप्शन होता है कि यहाँ पे टायरोसिन में ही ब्लॉक किया जाए। अगर यहाँ भी ब्लॉक नहीं करेंगे तो ये लास्ट ऑप्शन होता है रिसेप्टर ब्लॉकर कर देगा। उसके बाद गैंग्लियन ब्लॉक कर देगा तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक अल्फा 2 एगोनिस्ट भी ब्लॉक होगा, तो रिसेप्टर ब्लॉक होगा अल्फा और बीटा। तो ये तीनों का तीनों ब्लॉक कर दे। ऑप्शन यहाँ पे ये 3 चीज़ है कि या तो सिंपैथेटिक ब्लॉक कर दे, या तो अल्फा ब्लॉक कर दे, या तो बीटा ब्लॉक कर दे। ये अगर ब्लॉक नहीं किया तो सिग्नल जाके ब्रेन पे पहुँचेगा ही ब्रेन। उसके बाद गैंग्लियन ब्लॉकर में जिसमें एक होता है एनएन एंटागोनिस्ट। एनएन एंटागोनिस्ट होता है जिसमें 2 दवाई है, ट्राइमिथाम्फेन, हेक्सामिथोनियम है। ये एंटीडोट ऑफ निकोटिन पॉइजनिंग, जब निकोटिन का पॉइजनिंग होता है तब उसको ये दवाई चलाते हैं 2 दवाई को। बट नॉट यूज इन हाइपरटेंशन ड्यू टू ब्लॉक ऑफ दोज न्यूरॉन्स से। यहाँ पर तब नहीं चलाते ये दवा को जब कोई बोथ न्यूरॉन्स, दोनों न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाए तो उसके केस में नहीं चलाते, पैरासिम्पैथोलेटिक्स हो जाएगा। दूसरा होता है सिंपैथिक न्यूरॉन्स, जिसमें 3 दवाई है, मीटायरोसिन, डिस्पेरिन एंड गुआटेनिडिन। ये 3 दवाई है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के लिए। उसके बाद अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, जिसमें क्लोनिडिपिन है, मिथाइल डोपा है। अब ये क्लोनिडिपिन, मिथाइल डोपा दोनों का दोनों दवाई जो होता है वो सेफ होता है प्रेगनेंसी में। अगर किसी को प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन होता है तो क्लोनिडिपिन, मिथाइल डोपा दे के आराम से यूज कर सकते हैं। बट इसका साइड इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ मतलब अंदर से जवान में पूरा सूखापन आएगा, सेडेशन आएगा, नींद सा आएगा। तो उसके बाद आता है क्लोनिडिपिन सडनली क्लोज टू द पेशेंट ऑफ रिबाउंड हाइपरटेंशन। आप क्लोनिडिपिन को सडनली क्लोज नहीं कर सकते। अगर क्लोनिडिपिन को सडनली क्लोज कर देंगे हाइपरटेंशन पेशेंट में तो क्या होगा, रिबाउंड हाइपरटेंशन होगा। रिबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब कि फिर से अचानक BP बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे, अगर किसी को 20 mg दे रहे हैं तो 20 से फिर 15 करेंगे, 15 से फिर 10 करेंगे, फिर 10 से 5 करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद तीसरा होता है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा एक प्रो ड्रग है और ये किसको यूज करते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया के फॉर्म में भी यूज करते हैं। चौथा होता है रिसेप्टर ब्लॉकर। रिसेप्टर ब्लॉकर में जैसे अल्फा ब्लॉकर है, प्रोजासिल है। तो प्रोजोसिन, टेरोजोसिन, ये सब जितने क्लास ऑफ ड्रग है ये सब अल्फा ब्लॉकर में, जिसमें प्रोजासिल को देते हैं। और बीटा ब्लॉकर जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो हार्ट में प्रेजेंट होता है स्टिमुलेट करेगा, क्या करता है, स्टिमुलेट डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। दूसरा काम, रेनिन डिस्क्रिएशन को भी कम कर देता है किडनी में। और लेबेटोलोल क्या है, अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों है, तो इसको भी यूज करते हैं वैसोडायलेशन के फॉर्म में। उसके बाद आता है रास।
तो रास ब्लॉकर जो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, तो रास ब्लॉकर जो होता है सिक्रेट क्या करता है जेजी सेल से। जेजी सेल का होता है जस्टाग्लोमेरुलर सेल जो होता है वो हमारे किडनी में होता है, तो ये क्या करता है एसीई इनहिबिटर पर काम करता है। जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे जितने भी एसीई इनहिबिटर के दवाएं हैं उसके लास्ट में प्रिल कॉमन होगा, जैसे कैप्टोप्रिल लेसेनोप्रिल, तो ये इसी तरह से प्रिल कॉमन होगा। बट ये कैप्टोप्रिल लेसेनोप्रिल जो होता है वो प्रो ड्रग नहीं है, बाकी जितने भी अदर प्रिल्स है वो सब के सब प्रो ड्रग है। जैसे एग्जांपल में रैमीप्रिल ले लो, इनालाप्रिल ले लो, मॉक्सीप्रिल ले लो, अदर जो भी प्रिल होगा वो सब के सब वो एसी इनहिबिटर है। अब देखो इसका फंक्शन देखे बीटा वन किडनी में, तो बीटा वन किडनी में देखे रेनिन सेक्रेट कर रहा है, तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 1 में आया, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 में आया। एसी इनहिबिटर क्या करेगा ब्रेडिकैनिन कर देगा, ब्रेडिकैनिन क्या कर डिक्रीज करने लगेगा, और उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 से क्या करेगा 81 रिसेप्टर पे आएगा, 81 रिसेप्टर क्या करेगा इंक्रीज इन एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला जब ऐसे इंक्रीज करने लगेगा तो एड्रेनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे अल्डोस्टेरोन का अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहीं पे यही चाहता है कि सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करते हैं। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा ना, तो जैसे सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा पोटासियम एंड हाइड्रोजन का डिक्रीशन होना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके ये सोडियम वाटर रिटेंशन ही करवाने के लिए, क्योंकि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन का मतलब ही यहाँ पे कहना चाह रहा है रास ब्लॉकर में कि सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाएं। जैसे अगर नमक ज़्यादा बॉडी में है तो उसको कम कर दें, उसके बाद पानी ज़्यादा है उसको कम कर दें जैसे फ्लूइड को, तो ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगा। तो वाटर और सोडियम का रिटेंशन करवा देंगे, पोटासियम एंड हाइड्रोजन को आराम से मेंटेन करके उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे दवा है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर है जिसमें रेनिन इनहिबिटर में जैसे एलिस्क्रीन है, रेमिक्रीन है, एनालाक्रीन है, तो ये जितने क्रीन है ये सब के साथ रेनिन इनहिबिटर है, ये रेनिन इनहिबिटर पे काम करता है, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ रेनिन बीटा ब्लॉकर, और बीटा रेनिन बीटा ब्लॉकर पर भी काम करता है। जैसे एएनसी इनहिबिटर ऑलरेडी ऊपर भी देखा, तो ऐसे इनहिबिटर में जैसे दवा है ये कैप्टोप्रिल लेसिनोप्रिल, ये दोनों का दोनों कैप्टोप्रिल लेसिनोप्रिल जो पहले भी मैंने बताया ये प्रो ड्रग है। बाकी जितना भी है जैसे एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, उसके बाद मॉक्सीप्रिल, स्पैरोप्रिल, ट्रेडोप्रिल, ये सब का सब जो है ये प्रो ड्रग नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो एसी इनहिबिटर का, एसी इनहिबिटर का ये देखो कि साइड पर क्या आता है, जैसे कैप्टोप्रिल नेम्स है, तो कैप्टोप्रिल में कफ है, एंजियो एडिमा है, कफ होगा, एंजियो एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा, प्रो ड्रग्स है। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिस्गेसिया, जवान का टेस्ट खराब होगा, ऑर्थोस्टैटिक बीपी डिक्रीज होने लगेगा। उसके बाद प्रेगनेंसी है, उसके बाद आर से रास बायलेटरल है, आई से इंक्रीज इन पोटासियम है, यू लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक है, तो डायबिटिक तो क्या करेगा क्या लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक निप्रोपैथी, तो डायबिटिक निप्रोपैथी को कम करने का भी इसका काम है। उसके बाद एक ग्रुप आता है एआरबी इनहिबिटर, एआरबी इनहिबिटर जो होता है जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, तो एआरबी ब्लॉकर जो हम 81 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं उसको कब देते हैं, उसको तब देते हैं जब हमको लगता है कि एंटागोनिस्ट रिसेप्टर ब्लॉकर बहुत ज़्यादा कोई दवाई काम नहीं कर रहा है सॉरी, तो जैसे लो सार्टेन है, कैंडी सार्टेन है, टेलमी सार्टेन है, लो एबी सार्टेन है, वेल्डी सार्टेन है, एप्रो सार्टेन है, ये जितने भी सार्टेन ग्रुप हैं ये सेलेक्टिव 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये सब का सब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ही दवाई एआरबी में। अब इसमें देखो एआरबी में क्या कफ है, एंजियो एडिमा है और प्रो ड्रग है, बाकी जितना भी चीज़ है वो सब एसी इनहिबिटर में प्रो ड्रग नहीं, जैसा हमने पहले भी बात किया। अब इसमें देखो क्या है, लो सार्टेन है, तो लो सार्टेन लोरिक यूरिक एसिड, सबसे कम यूरिक एसिड बनाता है लो सार्टेन। टेलमी सार्टेन जो है वो पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट है, और ये क्या करता है इंसुलिन रेसिस्टेंट रिवर्स कर देगा। इंसुलिन जिसको जम ज़्यादा बन रहा है ये समझे, या इसको इंसुलिन जिसको मान लो होता है ना कि बन ही नहीं रहा, तो इंसुलिन को बनने में भी हेल्प करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसकी खाना डाइजेस्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज का शो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी भी है टेलमिसार्टेन का और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी है। तो डायबिटिक प्लस हाइपरटेंशन के पेशेंट को मोस्ट कॉमनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है टेलमिसार्टेन। टेलमा हो गया ग्लेनमार्क का, टेलास्टा हो गया डुपिन का, तो इस टाइप का जो ब्रांड नेम भी है देखोगे आप जाके, तो टेलिएक्ट सनफर्मा का, तो इस टाइप का जितने भी दवाई है डायबिटिक और हाइपरटेंशन में, डायबिटीज और हाइपरटेंशन में डॉक्टर सबसे ज़्यादा चलाता है टेलमा ग्रुप। उसके बाद होता है पचमा अल्डोस्टेरोन ब्लॉकर जिसमें स्पाइरोलेक्टिन है, जिसमें पोटासियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स है, तो रेसिस्टेंस हाइपरटेंशन करता है, जिसमें फर्स्ट लाइन है AC1 रिसेप्टर, ARB रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर है। अब बीटा फर्स्ट लाइन ग्रुप में हाइपरटेंशन में जो पहले दवा चलती थी जिसमें ABCD के फॉर्म में है AC1 रिसेप्टर, ARB रिसेप्टर, तो ये तो चलता ही आज भी है। बट बीटा ब्लॉकर जो है 5 साल पहले बंद हो गया, क्योंकि पहले बीटा ब्लॉकर भी फर्स्ट लाइन ग्रुप में था लेकिन अब उसको मार्केट से एलिमिनेट कर दिया गया। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी फर्स्ट लाइन में है। चौथा है डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स भी फर्स्ट लाइन ब्लॉक में है। उसके बाद
ये देखें, अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस देखें कि हाइपरटेंशन में, अगर ड्रग ऑफ चॉइस अगर देखा जाए हाइपरटेंशन में, तो हमारा थायराइड आता है, ड्रग ऑफ चॉइस ही हाइपरटेंशन का। दूसरा हाइपरटेंशन इमरजेंसी है, तो हाइपरटेंशन इमरजेंसी में निक्लोडिपिन, निट्रोपोरोक्साइड, ये दो दवाएं हैं जो हाइपरटेंशन इमरजेंसी में दिया जाता है। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज में हाइपरटेंशन में जो है वो लेबेटोलोल को ओरली देते हैं, लेबेटोलोल लोबेट के नाम से आता है, वो उसको ओरली देते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन इमरजेंसी नहीं, प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है लेकिन प्रेगनेंसी के केस में एकदम इमरजेंसी में आया है, तो उसको लोबेटोलोल को है आईवी दे देते हैं, ओरली ना देके। और मैग्नीशियम सल्फेट फूड को देते फूड सीजर के लिए, झटका अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान ना आए, इसके लिए लेबेटोलोल आईवी प्लस मैग्नीशियम सल्फेट को साथ में दे देते हैं कि सीजर में ना आए किसी तरह से। तो हमने आज डिस्कस किया इस चैप्टर में कि 4 कैटेगरी का ड्रग को हमने डिस्कस किया। 4 कैटेगरी के ड्रग को डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें कि कौन कौन सा कैटेगरी है, जिसमें हमने पढ़ा कि डायबिटिक्स क्या होता है। डायबिटिक्स में हमने 2 तरह का बात किया, लूप डायबिटिक्स, थायराइड डायबिटिक्स के बारे में। दूसरा कैटेगरी हमने बात किया पोटासियम ओपनर का बात कर लिया। तीसरा कैटेगरी हमारे पास जो भी था ये न्यूरॉन्स वाला, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स वाला कैटेगरी था। चौथा कैटेगरी हमारे पास था रास ब्लॉकर था। तो ये सब जितना, और ये जितने भी हैं एसी इनहिबिटर, एआरबी इनहिबिटर या जो भी और भी है, ये सब के सब रास इनहिबिटर के अंदर ही आते हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए, और जो भी इसमें से डॉट लगे कमेंट करके पूछिए। तब तक के लिए बाय।